यस यस आइए आइए, बैठिए बैठिए। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं कुम्भरार से। कुम्हरार, अच्छा अच्छा। कुम्हरार तो बहुत कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है कुम्हरार, ये वाला। जी सर, मौर्य साम्राज्य का वहाँ राजप्रसाद मिला, उसके अवशेष वहाँ। अच्छा अच्छा। जो मौर्य जो साम्राज्य था वो कौन सा कालावधि में रहा है, पीरियड उसको बता सकते हैं? जी सर, 320 ईस्वी ईसा पूर्व से। सर एग्जैक्टली मैं कालक्रम नहीं बता पाऊँगा। 321 BC से 185 BC तक था। अच्छा, आपने स्नातक किस सब्जेक्ट में किया है? जी मेरा स्नातक BA हिस्ट्री में है। हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपका ऑप्शनल पेपर है। अच्छा, क्या क्या पढ़ा है आपने इसमें? लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या डिफरेंसेस है? सर लैंग्वेज लिटरेचर को प्रोड्यूस करने का एक वे है। भाषा जो है उपकरण मान सकते हैं साहित्य को सृजित करने का। अच्छा अच्छा। आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा बेहतर लगता है जो पढ़ते हैं? तो लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर लिटरेचर में ज़्यादा रुचि आपकी है? सर मुझे लिटरेचर में ज़्यादा रुचि है, लैंग्वेज के भी विकास को समझने में मेरी भी रुचि है। अच्छा अच्छा। जो बिहार का एक क्षेत्र है, मतलब क्षेत्रीय भाग है, वहाँ से संबंधित एक बहुत ही फेमस उपन्यास है ना, नाम बता सकते हैं? जी सर, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु जी को जाना जाता है। मूलतः वो पूर्णिया जिले में थे उस समय, उनका गाँव था, अभी वो अररिया जिले में पड़ता है। अच्छा अच्छा नाम उनका गाँव है। क्या था नाम उपन्यास का? ये महिला आंचल उपन्यास था। अच्छा, इसको आंचलिक क्यों कहा जाता है? वो जो सीमांचल की जो सीमांचल का जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज थे उस समय के, जो जिस तरह का राजनीतिक और सांस्कृतिक जो वहाँ का माहौल था, तो उन सबको समाहित करते हुए और अंचल को ही नायक बना के और अंचल के ही समस्या को जो है उपन्यास का पूरा प्लॉट बना के उन्हें पेश किया, इसलिए उसे आंचलिक उपन्यास बोला गया। और आंचलिक उपन्यास के रूप में शायद वो पहली बार भारतीय विधा में जो है, भारतीय साहित्य की विधा में जो है आंचलिक उपन्यास को, जो उपन्यास की जो मुख्य धारा है उसके समकक्ष वो खड़ा कर देते हैं, इसलिए उसे आंचलिक। आपने पढ़ा है? सर मैंने पढ़ा है, लेकिन बहुत पहले पढ़ा है, मुझे ज़्यादा स्मरण नहीं है उस चीज़ का। कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हम लोग जब बात करते हैं तो कभी कभी बोलते हैं राष्ट्रभाषा, फिर बोलते हैं मातृभाषा, भाषा, एक होता है उपभाषा, है ना, इसको थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? सर राष्ट्रभाषा जो संविधान के 22वीं अनुसूची में जो जिन भाषा को शामिल किया गया है, उन्हें राष्ट्रभाषा जो है राष्ट्रभाषा। किस अनुसूची में बता रहे हैं? जैसे 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची। और इसके अलावा जो मातृभाषा है, मातृभाषा कोई भी बोली भी हो सकती है, कोई फोक लैंग्वेज भी हो सकता है, जिसके माध्यम से हम अपने बचपन में लालन पालन पोषण के दौरान जो है जिस भाषा का प्रयोग अपने प्रारंभिक अवस्था में करते हैं, वो मातृभाषा हो जाती है। वो संस्कृत भी हो सकता है, हिंदी भी, कोई भाषा हो सकती है। सो मातृभाषा कहने का क्या तात्पर्य है? मातृभाषा कहने का तात्पर्य है सर कि जब बोली का विकास हमारे मुख में होता है, जो अपने माता पिता से संवाद कर रहे होते हैं, तो मूलतः जो परिवेश होता है, आसपास का सांस्कृतिक परिवेश होता है, उसी भाषा को हम लोग माँ की भाषा। जी सर बोल सकते हैं, माँ की भाषा, या जहाँ हम लोग जन्म लेते हैं उस आसपास का जो मूल जो भाषा है, इसलिए मातृभाषा बोलते हैं। अच्छा, हिंदी साहित्य में कभी कभी हम लोग सुनते हैं कोई वाद है, कौन कौन सा वाद इसमें डेवलपमेंट हुआ है हिंदी साहित्य का, तो थोड़ा सा ऑर्डर वाइज केवल आप बता दीजिए। सर आधुनिक काल में देखें तो सबसे पहले ये भारतेंदु युग आता है, इसके बाद द्विवेदी युग है, इसके बाद छायावाद है, इसके बाद प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है, फिर प्रयोगवाद है, और फिर नवगीत और प्रगीत आंदोलन वगैरह करके फिर समकालीन काव्य है जैसे। एक राष्ट्र कवि कोई हुए हैं बिहार से, मतलब उनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है, क्या नाम है उनका? सर रामधारी सिंह दिनकर जी। अच्छा, क्या वो भी किसी सेवा में थे पहले? जी सर, वो भारत सरकार के किसी ट्रांसलेशन डिवीज़न में थे वो, और बाद में उन्होंने
राज्यसभा में भी अपनी सेवा दी है। बिहार में बिहार निबंधन सेवा में भी थे वो, रजिस्ट्रार थे सर ईमानदारी से 3 का। इससे पहले आप कितनी बार बीपीएससी के लिए अपियर हो चुके हैं? सर ये मेरा इंटरव्यू का 5वां प्रयास है। इंटरव्यू में काफ़ी चलिए, आपको अगले चरण के लिए, इस चरण के लिए बधाई। ये बताइए हमें कि आपने बीपीएससी के लिए अपना पोस्ट प्रेफरेंस क्या चुना है? मान लीजिए आप चयनित होते हैं तो कौन सा पद आपके लिए सबसे ज़्यादा वरीयता का पद होगा? सर मेरा पहला पोस्ट प्रेफरेंस बिहार पुलिस सर्विस है, फिर बिहार जेल सर्विस है, और तीसरा सर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है, चौथा जो है बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस है। अच्छा, बिहार पुलिस सर्विस के लिए आपने ये बताइए कि आप बिहार की पुलिस व्यवस्था में जाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आपको यह ओरिएंटेशन या डेवलप हुआ है कि आपको पुलिस सेवा में जाना चाहिए? सर एक तो प्रारंभ से ही मेरा आकर्षण रहा था यूनिफॉर्म सेवा की। मेरे पिताजी पुलिस सर्विसेज में थे, उनकी असामयिक मृत्यु हो जाने के बाद उनके नक्शे कदम पर मैं चलना चाहा, तो इसलिए मुझे आकर्षित करता है उनका जो उस दौरान जो उनका जो कर्तव्य रहा, जो उन्होंने किया। तो जब भी मैं उस क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग मुझे जो है अप्रिशिएट करते हैं उसकी, आप जो है अपनी उनका जो कर्तव्य रहा, खास करके जो उत्तरदायित्व का जिस तरह से उन्होंने ईमानदारीपूर्वक निर्वाह किया, तो वो मुझे आकर्षित करता है। साथ साथ सर मेरा मानना ये है कि शांति और सुव्यवस्था जो है, और ये त्वरित समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास की बात हम लोग करते हैं, वो उसका सबसे कॉर्नर स्टोन जो है वो शांति और सुव्यवस्था है। उसके बिना हम लोग किसी प्रकार का जो ठीक है, ये अक्सर कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, पुलिस का कार्य कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, क्या अंतर है कानून में और व्यवस्था में? सर कानून एक प्रकार का संहिताबद्ध एक तरह कोड होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कानूनों का एक लिखित स्वरूप होता है उसके, और उस कानून के माध्यम से जिस प्रकार की हम लोग संचालन करते हैं अपने कार्यों का, उसको सर व्यवस्था बोलते हैं। उसको व्यवस्था बोलते हैं। चलिए, ये बताइए, आजकल हम लोग बिहार की राजनीति में देख रहे हैं, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा, बिहार ही नहीं नेशनल लेवल पे भी देखा जा रहा है राजनीति में, कि कुछ नेताओं का रुझान जातियों की ओर होता है, जबकि कुछ नेताओं का रुझान धर्म की ओर होता है। मुझे लगता है कि राजनीति को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और राजनीति को जाति निरपेक्ष भी होना चाहिए। तो फिर आपका क्या कहना है इस विषय पर? जब बिहार की राजनीति में हम लोग देखते हैं, प्रतिदिन समाचार पत्र में छप रहा है कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, ठीक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष पहली बार, तो थोड़ा सा जातीय जनगणना के 2 पॉजिटिव प्रभाव और 2 नेगेटिव प्रभाव पे थोड़ा सा बताना। सर यदि जाति जो है वो जातिवाद जो है भारत की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है, और ये और लेकिन सर जो जाति है वो एक कटु शब्द है भारतीय समाज का, और एक जो प्राचीन काल से एक संस्था के रूप में भी काम करती रही है पूरी भारतीय संस्कृति में। तो सर अगर सकारात्मक पक्ष की ओर देखेंगे, अगर जाति आधारित जनगणना होती है, मुझे लगता है कि अगर जाति आधारित जनगणना करते हैं तो अगर प्राइमरी डाटा उससे हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक देखा गया कि जो पॉलिसी पैरालिसिस की दौर से जो हम लोग गुजर रहे हैं, या उस तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, हम लोग सेकेंडरी डाटा पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर सेंसस का डाटा हो उसी को हम लोग मैग्नीफाई करके जो है वहाँ से नीतियों का निर्माण करते हैं। लेकिन सर प्राइमरी डाटा रहेगा तो खास करके जो डिप्राइव्ड क्लास है सोसाइटी के, और जो वेल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी के, उनका एक एक्चुअल डाटा रहेगा हमारे पास, और उस एक्चुअल डाटा के परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोग जो बेहतर नीति का निर्माण कर पाएंगे, तो एक सकारात्मक उनके जीवन में जो है सामाजिक आर्थिक और जो गुणात्मक सुधार आ सकता है उनके जीवन में। और दूसरा सर ये देखा गया है कि अभी भी जो है जिस प्रकार जो आरक्षण व्यवस्था चल रही है, तो जो आरक्षण व्यवस्था है वो मेरे ख्याल से सर 71 या 76 के मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर, उस पर आधारित है। उसके बाद भारतीय समाज का, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप काफ़ी बदला है, और हमारी ज़रूरतें भी उस अनुसार बदली है, प्रशासन का जो स्वरूप है वो भी काफ़ी बदला है। मुझे लगता है कि अगर वो एक्चुअल डाटा रहेगा हम लोग के पास, तो हम लोग जो है एक बेहतर जो है गुड गवर्नेंस भी स्थापित कर पाएंगे। और निगेटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है, ये है सर कि सबसे बड़ा, अगर जाति आधारित जनगणना करते हैं उसका अगर पॉलिटिकल
पैकेट्स में यूज होता है, एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो जन्म ले सकती है, जैसे जातिवाद और कट्टरतावाद को भी जो जातीय कट्टरतावाद है उसको बढ़ावा मिल सकता है। और साथ साथ जो है क्योंकि जो संवैधानिक मूल्य कहता है वो हमारा मूल्य जो है सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात करता है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक एकता जो है उससे प्रभावित हो सकती है। लेकिन सर अंततः मेरा ये मानना है कि अगर किया जाए इस तरह की जनगणना करते हैं तो जो हमारा प्रस्तावना करता है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात करता है उसको हम लोग व्यवहारिक रूप से अगर उस दृष्टिकोण से विकास के दृष्टिकोण से अगर करते हैं तो उस उन लक्ष्यों की प्राप्ति तो फिर आपको लगता है कि केवल बिहार में होना चाहिए या फिर और भी राज्यों के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सब हो? सर ये तो जो राज्य का नेतृत्व है और जो राज्य के लोग हैं वो तय कर पाएंगे, उनकी तरफ से अगर ऐसी मांग आती है तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके एजुकेशनल करियर से आपने MA किया है, सब्जेक्ट बताने का कष्ट करेंगे? ये मेरा विमेंस स्टडीज़ में MA है, उसी से सर मैं JRF और नेट। अच्छा, विमेंस स्टडीज़ में है तो क्या सब पढ़ना होता है विमेंस ये स्टडीज? सर एक तरह का इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरेटिव स्टडी है जिसमें हम लोग विमेन से रिलेटेड जितने भी पक्ष हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं उनका अध्ययन करते हैं। और न सिर्फ अध्ययन करते हैं क्योंकि जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ का जो मोटिव होता है वो होता है कि जो हम अध्ययन करें उसको जो स्टडी करें उसको वर्क में ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि विमेंस स्टडीज या किसी तरह का इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी जो होता है वो एक तरह का एकेडमिक आर्म होता है फॉर चेंज फॉर। ठीक है, देखिए 2 वर्ड हम लोग प्राय सुनते हैं सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में भी सुनते हैं कि भारत का समाज जो है वो पितृसत्तात्मक रहा है। आप मुझे ये बतलाइए कि परिवार में समाज में काम तो स्त्री पुरुष के बीच बटा हुआ होता ही है। हम पहले भी अपने राजाओं के नाम सुनते हैं जो मातृ प्रधान समाज हुआ है एक सातवाहन शासकों का। आप मुझे बताइए कि भारत के समकालीन दूसरे कौन सा ऐसा देश हुआ जिसमें पितृसत्तात्मक समाज नहीं रहा? जैसे मान लीजिए कि भारत एक पितृसत्तात्मक समाज था, मान लेते हैं, तो ऐसा समकालीन कौन सी सभ्यता थी जिसमें पितृसत्तात्मक समाज नहीं रहा? सर सभ्यता के बारे में तो सर मैंने पढ़ा है मैंने, लेकिन सर नहीं, मुझे ये जानना है कि भारत के जो प्राचीन भारतीय समाज है उसमें आपका क्या कहना है, वो पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक, या फिर सत्ता जैसी कोई अवधारणा थी ही नहीं पर केवल परिवार जैसी अवधारणा थी? नहीं सर, अगर विशद परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और फेमिनिस्ट डायमेंशन से देखेंगे, जो फेमिनिस्ट लेंस है, जो जेंडर लेंस है, उसे अगर देखेंगे तो वो पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि जो है क्योंकि खास करके प्राचीन जो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी है इसमें कहीं भी हम जो है विमेन रूलर को नहीं देखते हैं, मतलब मेन स्ट्रीम लीडर में रूलर में तो हम लोग नहीं देखते। ठीक है, हॉबी क्या है आपकी? सर मैं सिनेमा देखना पसंद करता हूँ, विशेषकर विशाल भारद्वाज की मूवी देखना पसंद करता हूँ। कोई एक मूवी का नाम बताइए। जी सर, ओमकारा। अच्छा, ओमकारा देखा है। ये बताइए कि आजकल हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारतीय फिल्में जो है हिंदी भाषा में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि दक्षिण भारत में हिंदी का बहुत ज़्यादा विरोध होता है? सर एक तो जो कल्चरल आइडेंटिटी जो है दक्षिण भारत में सबसे रहा है प्रारंभ से ही, क्योंकि वो लोग अपने रेस को, अपने कल्चर को थोड़ा डिफरेंट मानते हैं। उत्तर भारत जो आर्य संस्कृति है उसे एक सर ये एंशिएंट जो एंटिटी रहा है उनका, ये कारण हो सकता है। और दूसरा एक और क्वेश्चन आप रिपीट करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दक्षिण भारतीय फिल्में हिंदी में डब हो रही हैं, ठीक है, दक्षिण भारतीय फिल्में हिंदी में अच्छा कमाई भी कर रही है, तो ऐसा क्या कारण रहा है कि दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर एक बहुत व्यापक विरोध रहा है, हिंदी भाषा को लेकर? जबकि यदि मान लीजिए कि आप इंग्लिश तो विदेशी भाषा है, उसका उतना विरोध नहीं है, चाहे जो भी कारण हो, कॉलोनियल कारण हो, उसका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट हो कि जब आप दक्षिण भारत से हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप ब्रिटेन अमेरिका में जॉब भी तलाश कर सकते हैं, और इंग्लिश कॉलोनियल लिगेसी में UPSC वगैरह के लिए अच्छे सब्जेक्ट का करियर, मेडिकल या टेक्निकल एजुकेशन के लिए। मेरा ये पूछना था कि भाषा का प्रश्न भारत में बहुत एक गंभीर प्रश्न रहा है। दक्षिण भारत के लोग विदेशी भाषा तो पढ़ना चाहते हैं, हिंदी भाषा पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, तो ये भाषा का प्रश्न दक्षिण भारत में उत्तर भारत की हिंदी भाषा के प्रति विरोध का कारण क्या है? सर एक तो जो रीजनल सोशियो कल्चर एंटिटी रहा है लैंग्वेज को लेकर, एक सर ये कारण मान सकते हैं वहाँ पे, और एक बहुत बड़ी संख्या जो है वहाँ जो उनका अपना लैंग्वेज जो अपना लैंग्वेज उनका यूज़ करते हैं, और ख़ास करके वो उनका जो ऑन लैंग्वेज है वो भी कल्चरली बहुत। आपको लगता है कि दक्षिण भारतीय भाषाओं के हिंदी फिल्मों संस्करण बनने से ये जो भाषाई दूरी है वो दूर होगी?
जी सर, निश्चित रूप से अगर इस तरह की फिल्में आती हैं, जैसे पुष्पा द राइज की बात करें या RRR की बात करें या फिर बाहुबली की बात करें हम लोग, तो सर ये तीनों फिल्में लगभग 1000 करोड़ के क्लब में जा चुकी है। और इसका जो है और इसमें जो है मुझे लगता है कि दक्षिण भारतीय सिनेमा से ज़्यादा जो है ये उत्तर भारत के लोग जो है इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो है ठीक। जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं कि बिहार सरकार जो है महिलाओं को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है शिक्षा में, रोजगार में, और आपने बताया कि आप पुलिस विभाग में भी जाना चाहते हैं। तो ये बताइए कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो सर एक तो मैम कार्यस्थल पर जो महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जो कानून है तो जो है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको बेहतरीन ढंग से लागू करना है। और जो उसकी अवेयरनेस के लिए मुझे लगता है कि शायद ही मेरा जो खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने देखा कि शायद ही लोग इसके कानून के बारीकियों को जानते हैं या कानून के बारे में जो एक लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए उनको। और जो भी संस्थान हैं, जैसे मैं अगर पुलिस सर्विस से जाता हूँ और जहाँ मैं पदस्थापित होता हूँ, मैं प्रयास ये करूँगा जो उसका एक मेन जो उसका एक इम्पोर्टेंट जो तत्व है कि आप जो है IPCC का इंटरनल पैनल फॉर कम्प्लीमेंट कमेटी का एक गठन करेंगे, तो ये जो है निश्चित रूप से रहना चाहिए और वो फंक्शनल हो। ऐसा देखा गया है कि IPCC एस्टेब्लिश रहता है, वो फंक्शनल नहीं रहता है, लोगों के बारे में जानकारी नहीं रहती। कुछ ऐसे कानून के बारे में बताइए, अगर नाम आपको याद हो। एक आपने जैसे बताया, और भी कुछ? अगर वर्क प्लेस पे देखेंगे मैम तो यही कानून है। इसके अलावा और बहुत सारे कानून जो कि वर्क प्लेस पे जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसके अलावा आपको समस्याएं क्या क्या वहाँ पे समझ आती हैं? क्या क्या महिलाओं को समस्याएं हो सकती हैं वर्क प्लेस पे? वर्क प्लेस पे सबसे बड़ा जो एक जेंडर फ्रेंडली जो एक कल्चरल जो एक माहौल होना चाहिए, एक इकोसिस्टम होना चाहिए। यद्यपि वो अब जो है वो विकसित हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं जो है जो एक जेंडर सेंसिटिविटी है उसका एक लैग मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे देखता हूँ। और साथ साथ जो एक खास करके विमेंस के लिए जिस प्रकार के जैसे अगर मैं किसी थाना आपने इसमें स्पेशली स्टडी भी किया है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा जानकारी इसमें होनी चाहिए, इसलिए मैंने पूछा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जानते हैं? कितने हैं? ये 17 है। और इसका लक्ष्य वर्ष कितना रखा है? 2030 तक रखा है। तो इन 17 जो लक्ष्य हैं उनमें आप किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? हम सबसे पहले जो पॉवर्टी एलिवेशन है और जीरो हंगर है, इसे सबसे ज़्यादा जरूरी मानता हूँ। और इसके अलावा मैं भूल रहा हूँ अभी जेंडर इक्वलिटी को लेकर शायद 7 या भारत जब एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पे भुखमरी की इतनी बड़ी समस्या का आप क्या कारण मानते हैं? भुखमरी के भी इंडेक्स में भारत जो है काफ़ी ऊपर में आता है, तो आप रीज़न क्या मानते हैं? भुखमरी समान अर्थों में भुखमरी जो हम लोग समझते हैं उस भुखमरी को इंडेक्स में उस तरह से मुझे लगता है गणना नहीं की जा रही है। वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टंटिंग, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अनाज की तो कमी है नहीं भारत जी, में, तो जी। दूसरी तरफ ये समस्या हम देखने, आप एक प्रशासक के रूप में किन बिंदुओं को चिन्हित करना चाहेंगे कि जब आपूर्ति है देश में तो फिर ये भुखमरी की समस्या हो क्यों रही है? ये भुखमरी की समस्या मैं व्यक्तिगत तौर पे जो मानता हूँ वो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस का इशू है और खास सुरक्षा का थोड़ा ज़्यादा इशू है। इस भुखमरी की का बात समान अर्थों में करते हैं कि भोजन के अभाव में लोग का मर जाना। ये भारत में तो इस प्रकार की स्थिति नहीं है, लेकिन मैम कि न्यूट्रिशन का जो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन जो फूड मिलना चाहिए लोगों को उसकी कमी है। न्यूट्रिशन लिटरेसी की कमी है। अभी भी लगभग यूनिसेफ का मानना है कि लगभग जो है 50% से ज़्यादा वेमेन एनीमिक हैं, 48% 10% के आसपास जो है मेल न्यूट्रिशन के बच्चे शिकार हैं। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जीरो पॉवर्टी और पॉवर्टी इरेडिकेशन और जीरो। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्याय। तो जो नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य है वो इनका हिस्सा है, कौन करता है? ये कार्यपालिका करती है। आप अगर कार्यपालक के हिस्से में हैं तो आपको क्या लगता है नीतियों के क्रियान्वयन में कहाँ पे समस्याएं आती हैं? मैंने स्टडी के दौरान भी जब वुमेन्स स्टडीज़ कर रहा था, एक हम लोग का पूरा सेमेस्टर ही पढ़ना था प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन एवोल्यूशन वगैरह। तो मेरा मानना है कि भारत में यद्यपि अब जो है क्वालिटेटिव एवोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है,
जियो टैगिंग की बात जो हम लोग कर रहे हैं आंगनबाड़ी के लोग, या फिर जो है वहाँ पे सीधे जो है जिस प्रकार से पिक लेके सीधे एक्सेस किया जाता है, एवोल्यूशन रिपोर्ट बनाया दूसरा, 2 लेवल बेसिकली मैं 3 लेवल पे फेलियर देखता हूँ। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्वालिटेटिव इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अभी भी हम लोग क्वांटिटिव इम्प्लीमेंटेशन पे जो है ज़्यादा बल देते हैं, और इवोल्यूशन सिस्टम वीक है हम लोग का। मुझे लगता है कि इसका जो है वीकली आपका पीरियडिकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, इवोल्यूशन पे हमको काफ़ी बल देना चाहिए। मतलब क्वालिटी और इवोल्यूशन पे जो है ध्यान देना क्वालिटेटिव इम्प्लीमेंटेशन पे हो। अच्छा, अब ये आप बता दीजिए कि मौलिक अधिकार जो है उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 है सर में। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें जो आपके अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 19 में है। 19 में। और ठीक है, वेरी गुड। एक आपको कंडीशन दिया जाना है कि आप एक अधिकारी हैं और आपके सामने एक योजना है, उसके लिए एक दलित युवा महिला है और एक 80 वर्ष के बुजुर्ग पुरुष हैं, और सेम ही है उन दोनों को योजना का लाभ देना है, और आपको डिसाइड करना है कि एक ही बार देना है, उनमें से आप किसको प्राथमिकता देंगे और क्यों? सिर्फ मैम एक को ही दे सकते हैं। एक को ही दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं जो एल्डरली जो वयस्क हैं उनको देना, मैं उनको प्राथमिकता दूंगा पहले, क्योंकि वो जो है सबसे वैल्यूएबल, वैसे दोनों जो दलित महिला है वो भी वैल्यूएबल और डिप्राइव्ड सेक्शन में आती है, लेकिन अगर उसमें तुलनात्मक रूप से देखें जो मोस्ट डिप्राइव्ड और जो वैल्यूएबल क्लास है वो वयस्क ही हैं, जो वो हैं एल्डरली लोग जो हैं, मैं उन्हें प्राथमिकता सबसे पहले। ओके, बिहार का एक रामसर साइट घोषित हुआ, उसका नाम बता दीजिए। ये कांवड़ झील, कांवड़ ताल झील है, कहाँ पे है? बेगूसराय में अवस्थित है। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आपने प्रथम वरीयता बिहार पुलिस सेवा को दिया है, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके आधार पर ये बोर्ड डिसाइड करे कि यू आर ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर बिहार पुलिस सर्विस? सर, जो बिहार पुलिस का जो टैगलाइन है वॉइस फॉर एक्सीलेंस, तो मुझमें भी सर उस तरह की साहस को मैं जो चुनौती को जो है साहसपूर्ण रूप से उसका सामना करता हूँ, और डेडिकेटेड नेचर है मेरा। और एक जो मेरे समझ से जो पुलिस का जो स्वभाव होना चाहिए वो R&D ओरिएंटेड होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। तो बचपन से मेरी प्रकृति जो है सर वो चीज़ों को सूक्ष्मता से बारे में जानने की रही है, और अवलोकन की जो है मेरे अंदर विशेष प्रवृत्ति है, और सर साहस है मेरे अंदर, निर्भीकता भी है मेरे अंदर। तो ये सारे गुण मुझे लगता है कि मैं बिहार पुलिस ऑफिसर। ठीक है, एक चीज़ और बताइए कि अभी आप देखते होंगे बिहार में या ओवरऑल हर जगह देखने को मिलता है कि पुलिस की छवि काफ़ी नकारात्मक देखने को मिलती है, अखबारों के माध्यम से या टेलीविज़न पर भी देखने को मिलता है सब चीज़, है ना? तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं जहाँ पहले से छवि गड़बड़ है और आप भी जाएंगे तो आपकी भी छवि गड़बड़ हो जाएगी? सर, मैं भी जाता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि छवि खराब है पुलिस की। अभी भी सर नागरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे, मानवतावाद के संरक्षक के रूप में देखें, हम शांति सुव्यवस्था के सबसे मेन ड्राइवर के रूप में देखें, या सबसे बड़े वॉचडॉग के रूप में देखें, वो पुलिस व्यवस्था ही। तो हालांकि कुछ चीज़ें ऐसे घट जाती है जिससे पुलिस की छवि नकारात्मक पड़ती है। मुझे लगता है कि जो साहित्य सिनेमा में जो पोर्ट्रेट किया गया है इंडियन पुलिस, जो पुलिस व्यवस्था को कहीं ना कहीं वो नकारात्मक रहा है, तो उसका असर जो है आज तक है। लेकिन सर मीडिया में जो जिस तरह से हेजोनमी क्रिएट होता है, जब छवि खराब वाली चीज़ें जब आती है, तो इधर कोविड के दौरान जिस तरह से पुलिस ने मानवता मूल्यों के लिए जिस तरह का काम किया, इवन उन्होंने खाना तक बांटा, लोगों को अपने जेब से जो है उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सभी तो मीडिया में ही आया है कि बांटा या नहीं बांटा, तो मीडिया में पढ़े होंगे आप, और जो निगेटिव छवि भी मीडिया में आपने पढ़ा। सर, क्या ये कहीं मीडिया का तो ना स्टैंड नहीं ना है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, मीडिया का स्टैंड नहीं है। जो उसको सर उसकी जड़ें हैं वो काफ़ी कड़ी हैं। जो इंडियन पुलिस सिस्टम, जो इंडियन पुलिस कोड है, वो बेसिकली जो हम लोग का नेशनल मूवमेंट था उसको दबाने के लिए लाया गया। और पुलिस जो है शायद सर उस स्वभाव से, हालांकि अब काफ़ी मुक्त हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्क कल्चर रहा है वो आज भी जो है, जो औपनिवेशिक जो एक लाठी से पीटने वाली जो पुलिस बनाई गई थी, वो कहीं ना कहीं आज भी जो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सर इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है सर, जो अभी भी जब भी हम लोग जो है किसी प्रकार की अवस्था या किसी प्रकार की अशांति, किसी प्रकार का दंगा होता है, तो सबसे पहले पुलिस की ओर हम एज ए DSP
आप पब्लिक सर्विस को किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे, आपकी व्यक्तिगत जो प्रयास होगा वो बताइए। सर मेरा व्यक्तिगत प्रयास ये होगा कि सबसे ज़्यादा मैं क्राइम प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, डिटेंशन से ज़्यादा। मुझे लगता है कि अगर पुलिस जो है अगर जो है ईमानदारी पूर्वक और एक्टिव रहे काफ़ी, मुझे लगता है कि जो प्रिवेंशन अगर जो पेट्रोलिंग मैकेनिज्म अगर उसको स्ट्रॉन्ग रखें हम लोग, तो शायद जो क्राइम रेट्स है उसमें काफ़ी कैसे करेंगे? उसके लिए सर जो जिस तरह की संरचना है हमारे पुलिस प्रशासन के पास, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल बनना पड़ेगा, मोबिलिटी हम लोग को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। साथ साथ जो स्पाई नेटवर्किंग सिस्टम है हमारा या सर्विस जो इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम है हमारा, उसको मजबूत करना पड़ेगा। और अभी तो सर जिस तरह से बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर को अलग कर दिया है इन्होंने, और जिस तरह से सभी थाने CCTNS से जुड़ गए हैं, एक अलग तरह का दर्पण पोर्टल वगैरह है, मुझे लगता है अगर CCTNS से अगर जुड़ा हुआ है तो हम अपने ऑफिस से भी क्राइम को डिटेक्ट कर सकते हैं और जो क्रिमिनल्स उसको आइडेंटिफाई करके जो है उस पर कानून सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर खास करके IT का यूज़ करके और एक सक्रियता के साथ अगर काम करेंगे तो सर ये मेरी सर पहली बात। ओके, ऑल द बेस्ट, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। कैसा था? ठीक है, तो सर आप ये विजिट करेंगे। फेस थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हो जाता है। ये सर ये नहीं हो पाएगा सर ये। और अभी ठीक है क्या, है ना? ये सर बहुत बदलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। ज़्यादा गंभीरता दिख रही है उसमें, और अभी तो नॉर्मल है। कॉस्मेटिक करेंगे तो सर फिर ये हो जाएगा। नहीं, कॉस्मेटिक्स की बात नहीं, जो मैं उसके लिए गंभीरता की बात हो रही थी। अलग फेस का एक्सप्रेशन जो होता है ना, कुछ ज़्यादा गंभीरता हम बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अच्छा आंसर दिया है, कॉन्फिडेंस लेवल सही है, ठीक है। और ये सब यही चेक होता है वहाँ पर। थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे आंसर शुड बी पॉइंटेड, ठीक है। कोई भी आंसर देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं तो समय ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पर उनके पास जो समय है उसको अकॉर्डिंगली हम लोग को अधिक से अधिक अपनी बातों को रखने के लिए पॉइंट में आंसर देना है। पहला पॉइंट तो दिमाग में रखना है, कुछ भी बताना सर फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, ऐसे बात करना है। दूसरा, जैसे अभी मैडम ने पूछा था SDG में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो उसका बेहतर आंसर क्या होगा? उसके बेहतर इन्वायरमेंट को लेकर जो गोल्स है उसको बता सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी को लेकर उसको बता सकते हैं। मैं सर याद अभी नहीं करता, तो उसको ध्यान देना, ये सब चीज़ जो होता है। 17 गोल रखा गया है SDG का, जाहिर है कि सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और इंटरडिपेंडेंट है, ऐसे बात करना है। लेकिन उसमें से अगर सबसे महत्वपूर्ण बताने के लिए कहा जाए तो मुझे लगता है कि पहला ये, दूसरा ये, ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। जी सर, देखा नहीं है, ये देखने की बात नहीं है, ऐसे आंसर देना, इसी क्वेश्चन का नहीं, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसे आंसर देना है। इससे पता चलता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलने वाला है, न कि किसी एक चीज़ को निकाल कर खोज रहा है। इससे ये पता चलता है। कोई बच्चा आपसे पूछे कि मुझे किस विषय में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, आपको उसे कहना चाहिए कि आपको सारे सब्जेक्ट इक्वल इम्पोर्टेंस है, एक में भी फेल कर देंगे तो सारे में फेल कर देंगे, ठीक है ना। ये था सबके कहने का। तो इम्प्रेसिव होगा वो, सभी लक्ष्य महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, है ना। लेकिन बोलना ऐसे है, सर थोड़ा कोलैबोरेट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, इसलिए बता रहे हैं ना। दूसरा क्या है कि आंसर देने के पहले पॉज लेना जरूरी है। ये अलग अलग विद्यार्थी का अलग होता है बोलने का स्टाइल। थोड़ा सा आप जो है तेज़ी से बोलते हैं, तेज़ी से बोलने से क्या होता है कि कभी कभी कोई शब्द स्पष्ट नहीं आ पाता है, स्टार्टिंग में सही था, हाँ, बाद में क्लियर नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा स्लो रखना है, स्पीड थोड़ा सा नॉर्मल रखना है, जिससे भी मेरी बातें हो रही है ना, तो थोड़ा सा स्पीड को कम रखना है और पॉज लेकर बोलना है, सोच करके बोलना है। लगना चाहिए कि वहाँ सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे पुलिस की छवि की बारे में बात हो रही है, तो पुलिस की छवि की बात हो रही है तो नहीं सर मुझे ऐसा नहीं लगता है, तो लगता है कि भाई इंटरव्यू बोर्ड से एकदम जस्ट अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सही है ना। छवि के बारे में जो अखबारों में छपता है, मीडिया में आता है, या हम लोग भी देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है ना, बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई ये औपनिवेशिक मानसिकता अभी भी कहीं न कहीं है, तो चक्कर में फंस गए ना उस तरह से, ठीक है। बाद में वहीं आ गए तो बोलना यस सर मैंने भी सुना है, मैंने भी देखा है सर, यू आर राइट सर, पहले बोलना यू आर राइट सर, छवि इस तरह की है। लेकिन मुझे लगता है कि
पुलिस का जो कैडर है इतना बड़ा है, इतना व्यापक है, और इतनी बड़ी जनसंख्या को टैकल करने में कुछ ऐसे एग्जाम्पल सामने आते हैं जहाँ कुछ छवि पे बातें आती हैं। दूसरा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनके चलते छवि खराब होती है, सारे लोग ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। ये बातें करनी थी, मतलब डिफेंड करना था वहाँ पर, लेकिन एक्सेप्ट करते हुए डिफेंड करना था। तो विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी तेज है। हाँ, अब बाद में आ गए वहाँ पर लाठी डंडे वाले पर, इस सब से बचना है, क्लियर है। और बाकी सब ठीक है, सोच करके बोलना है। मातृभाषा वाला में जल्दी से ही माँ की भाषा पे आ जाना चाहिए था, ज़्यादा खींचना नहीं है इधर उधर, ठीक है। इंटरव्यू बोर्ड में क्या होता है कि वो जल्दी से सुनना चाहता है, जैसे सर भी कुछ पूछ रहे थे, आंसर के बीच में ही बोल रहे थे हाँ अच्छा चल आगे बढ़िए, मतलब इंटरव्यू बोर्ड देखना चाहता है कि हाँ विद्यार्थी उसी चीज़ पे जा रहा है कि नहीं। अगर वो सही है तो फिर आगे बढ़ जाएगा, नहीं सही है तब भी वो क्वेश्चन चेंज करेगा। तो समय को बचाना है, इंटरव्यू बोर्ड के समय को बचाना है, ताकि अधिक से अधिक समय मिले आंसर देने का। जो है एक तकिया कलाम आ रहा है बीच बीच में, ये आदत है हम लोग के बिहार में जो है। कुछ और मौक कुछ लोगों के साथ दे दीजिए, ठीक है। आपने शुरू में थोड़ा सा फेस आपका भाग रहा था, बाद में फिर आप एकदम सहज हो गए। मुझे 10 मिनट शुरुआत में थोड़ा समय लगा आपको सहज होने पहले, ठीक है। तो थोड़ा 1 2 4 5 आप मौक दे करके प्रैक्टिस कर लें। मेरे ख्याल से थोड़ा मतलब बाल झाड़ना या शेविंग करना वो जो है रिक्वायर्ड है ना, वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्योंकि आपका ललाट जो है वो दिख नहीं रहा है, वो बाल बिल्कुल आगे की ओर लटके हुए हैं। हाँ नहीं, वो पहले से माथा भी ठीक से जाओ। मेरे ख्याल से आपने जितने भी जानकारी को जवाब दिया सब बहुत एक्सेलेंट, मैंने अपने रिमार्क्स में एक्सेलेंट लिखा भी है। और आपने एक सवाल के जवाब में अपने जो स्टडीज़ हैं एमए के उसका भी हवाला दिया। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आपने पढ़ा है, उसको आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कर पा रहे हैं। और हिंदी और इंग्लिश के शब्दों का भी आपने पूरा पर्याप्त रूप से प्रयोग किया, ठीक है। थोड़ा योजनाओं के नाम को जो है बोर्ड का जो ठीक है मैडम बताएंगे। योजना, जैसे मैंने कुछ चीज़ें पूछी कि कार्यस्थल पे जो भी चीज़ें, तो क्योंकि आप पुलिस विभाग में जाना चाहें तो उससे रिलेटेड जो अधिनियम है, कुछ कानून है, वो आपको याद है, कम से कम 3-4 इस तरीके। सेक्सुअल हरासमेंट वर्ड प्लेस पे तो एक ही कानून ही नहीं है, और भी है विशाखा गाइडलाइंस, शाखा तो उसी गाइडलाइंस पे ये लॉ बन गया ना सर। गाइडलाइन उसको बोलना है, गाइडलाइंस को बोलना है। या फिर जो संविधान में कुछ चीज़ें हैं कहाँ पे क्या है वो चीज़ आप ठीक है, एक ही नहीं है और कुछ नहीं। ठीक, बढ़िया रहा सब कुछ। और आप लेटेस्ट कब है आपका इंटरव्यू? 26 मई को है। 26 पर, ठीक है, सफिशिएंट टाइम है। पेपर न्यूज़पेपर वगैरह पे ज़्यादा नज़र रखिए, क्योंकि हम लोगों ने करंट से रिलेटेड बहुत कम पूछा है। न्यूज़पेपर तो रेगुलर देखते रहिए। आपने अच्छा जवाब दिया। मैंने पूछा था कि 2 जाते थे, मैं 2 अच्छे पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने दोनों को जवाब दिया, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। दैट वाज गुड, वी आर सेटिस्फाइड। ठीक है, बढ़िया है। ठीक सर ये